पिछले 100 सालों में मानव सभ्यता ने जबरदस्त तरक्की की है। स्पेस एजेंसी के बनने के बाद हमने अंतरिक्ष और अपने सौरमंडल को करीब से देखा और समझा है। एडवांस टेलीस्कोप जैसे हबल और जेम्स वेब की मदद से हमने अरबों लाइट ईयर दूर गैलेक्सीज और उनके क्लस्टर्स को भी देखा और ये भी जाना कि बिग बैंग के तुरंत बाद आकाशगंगा कैसी दिखाई देती है और कैसी बनती है। आज लाखों इमेजेस हमारे पास हैं और हम लगभग यूनिवर्स के हर कोने में झांक चुके हैं, पर इतना सब करने के बाद भी हम अपने ही घर में बहुत पीछे हैं। हमारा सोलर सिस्टम आज भी हमारे लिए बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है। इसके भारी ग्रह हमारे लिए एक सबसे बड़ी चुनौती हैं। आज तक इन पर कोई भी डेडिकेटेड मिशन नहीं हुआ है। केवल वाइजर 1 और 2 और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा ही इन्हें ऑब्जर्व किया गया है। करीब 40 साल पहले वाइजर 2 ने जब यूरेनस और नेपच्यून की इमेजेस लीं, तो वही सबसे क्लोज इमेजेस हम आज भी यूज करते हैं। लगातार एडवांस होने के बाद भी हम आज तक इन ग्रहों पर कोई मिशन नहीं भेज पाते हैं। हमने जुपिटर और सैटर्न पर कई फ्लाईबाई और ऑर्बिटर मिशन किए, पर यूरेनस और नेपच्यून पर कोई भी मिशन हमने पिछले 40 सालों में नहीं किया है और आगे आने वाले कई सालों तक नासा और इसरो इन पर कोई भी मिशन नहीं करने वाले हैं। तो आखिर ऐसा क्यों? क्या ये ग्रह किसी काम के नहीं हैं, या फिर हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो इन तक पहुंच सके? अगर हम मार्स पर ऑर्बिटर और लैंडिंग मिशन कर सकते हैं, तो आखिर क्यों नहीं हम अपने पूरे सोलर सिस्टम के ग्रहों पर मिशन नहीं करते हैं? क्या यहाँ कोई विचित्र फोर्स है, या फिर ये ग्रह इतने ठंडे हैं कि इन पर हमारी मशीन टिकती नहीं है? आखिर क्या कारण है कि आज तक मानव जाति कभी भी यूरेनस और नेपच्यून पर कोई भी डेडिकेटेड मिशन नहीं करती है? आइए आज के इस वीडियो में हम इसके बारे में और डिटेल में जानेंगे और समझेंगे कि आखिर इन दो विशाल गैस के ग्रहों पर मिशन करना इतना कठिन क्यों है। तो चलिए सीट बेल्ट पहन लीजिए और तैयार हो जाइए साइमित के साथ एक और अद्भुत ब्रह्मांड की यात्रा के लिए। हमारा सौरमंडल 8 विशाल ग्रहों का समूह है। यहाँ 4 ग्रह चट्टानी यानी रॉकी प्लैनेट्स हैं, तो 4 दूर के विशाल गैसीय प्लैनेट हैं। इन गैस के विशाल ग्रहों में हमने बृहस्पति और शनि ग्रह पर कई फ्लाईबाई मिशन के साथ साथ ऑर्बिटर मिशन किए हैं, पर यूरेनस और नेपच्यून पर हमने केवल एक ही फ्लाईबाई मिशन किया है, जो कि आज से 50 साल पहले के स्पेस प्रोब वाइजर 2 की मदद से किया गया था। 1977 में लॉन्च वाइजर 2 साल 1986 में यूरेनस पर पहुंचा और इसकी ये इमेज ली। उसके बाद साल 1989 में ये स्पेसक्राफ्ट नेपच्यून के करीब से उड़ता हुआ गया और इस बीच कई इमेजेस ली। वाइजर 2 ने इन भारी ग्रहों की कई इमेजेस ली और कई चंद्रमाओं को खोजा। इनकी रिंग्स की भी कई अलग तरीके की इमेजेस ली गईं। तब से लेकर आज तक केवल इसी फ्लाईबाई मिशन का डेटा ही नासा इन ग्रहों के लिए यूज करता है। पिछले 35 सालों से अब तक हम यूरेनस और नेपच्यून की केवल यही इमेज देखते हैं और इसके अलावा विजुअल लाइट में दूसरी कोई नजदीकी इमेज हमारे पास नहीं है। हालांकि फ्लाईबाई मिशन केवल कुछ ही दिनों का था, फिर भी हमने कई अहम ऑब्जर्वेशन ली। अगर नासा यहाँ बृहस्पति और शनि ग्रह की तरह ऑर्बिटर मिशन करता, तो हम बहुत सा डेटा जान पाते और ग्रहों के एटमॉस्फेयर और उनमें चल रहे तूफान को भी अच्छे से देख पाते। पर ऑर्बिटर मिशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो फ्लाईबाई मिशन सिंपल माने जाते हैं। इससे पहले हम आगे बढ़ें, आइए इन दोनों तरह के मिशंस के बारे में जल्दी से जान लेते हैं और देखते हैं कि क्यों हम यूरेनस और नेपच्यून पर ऑर्बिटर मिशन नहीं भेज पा रहे हैं। अगर हम फ्लाईबाई मिशन और ऑर्बिटर मिशन की तुलना करें, तो फ्लाईबाई मिशन हर स्पेस एजेंसी के लिए कम एक्सपेंसिव होता है। अगर हमें दूर के ग्रहों और चंद्रमाओं की पहली बार इमेज लेनी हो, तो हम फ्लाईबाई मिशन करके कम समय में उसके बारे में जान सकते हैं। इन मिशंस में यूज होने वाले प्रोब्स आकार में छोटे होते हैं और कम फ्यूल के जरिए यूरेनस और नेपच्यून तक जा पाते हैं। अभी केवल वाइजर 2 के जरिए ही इन ग्रहों का फ्लाईबाई मिशन किया गया है। वाइजर 2 लॉन्च होने के 9 साल बाद यूरेनस पर पहुंचा और इसकी सतह से 81,500 किलोमीटर दूर से इसकी इमेज ली और करीब 11 अनदेखे चंद्रमाओं को भी खोजा और उनकी अलग से इमेजेस ली। ये सब काम वाइजर 2 ने केवल कुछ ही घंटों में कर दिया। इसी तरह फिर कोर्स करेक्शन करते हुए ये प्रोब 3 साल बाद नेपच्यून पर पहुंचा, तो वहां भी कई ऑब्जर्वेशन की। कुछ घंटों की ऑब्जर्वेशन से ही हमने इस ग्रह की इमेज ली और इसके सबसे विशाल चंद्रमा ट्राइटन को भी समझा। हालांकि इन फ्लाईबाई मिशन से हम बेहद कम डेटा ही जान सके, पर अगर हम यहाँ ऑर्बिटर मिशन करते, तो कई साल तक ये ऑर्बिटर इन ग्रहों की परिक्रमा करते हुए बहुत सटीक डेटा दे पाते। नासा ने बृहस्पति और शनि ग्रह पर ऑर्बिटर मिशन करके ही इन ग्रहों के बारे में बहुत कुछ जाना है। साल 1989 में लॉन्च हुआ गैलीलियो मिशन
जुपिटर पर पहला ऑर्बिटर मिशन था। 6 साल के बाद ये 1995 में यहाँ पहुंचा और करीब 8 साल तक लगातार जुपिटर की परिक्रमा करके कई ऑब्जर्वेशन की। इसकी मदद से हम वॉयेजर फ्लाईबाय मिशन से ज्यादा जान पाए। पहली बार इस ग्रह के ताकतवर मैग्नेटिक फील्ड का पता लगा। इसके साथ साथ बृहस्पति के एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर के बारे में पता चला। इस ऑर्बिटर की मदद से ही बृहस्पति ग्रह के चंद्रमा आइयो के ज्वालामुखी की भी खोज की। इसके बाद फिर साल 2011 में जूनो मिशन को लॉन्च किया गया और ये साल 2016 से लेकर अब तक जुपिटर की ही परिक्रमा कर रहा है और जरूरी डेटा पृथ्वी पर नासा को सेंड कर रहा है। वहीं इसी तरह शनि ग्रह यानी सैटर्न पर भी ऑर्बिटर मिशन किए जा चुके हैं। साल 1997 में लॉन्च हुआ कैसिनी प्रोब साल 2004 में शनि ग्रह की ऑर्बिट में एंटर करता है और फिर लगातार यहाँ 13 साल तक ऑर्बिट करता है। इस बीच वो कई नई खोज करता है जो वॉयेजर मिशन के समय नहीं हो सकी थी। शनि की रिंग्स की स्पीड, उनका फैलाव और उसके मैग्नेटिक फील्ड और वातावरण के साथ साथ कैसिनी टाइटन को भी ऑब्जर्व करता है। जो काम वॉयेजर 1 और 2 अपने फ्लाईबाय मिशन में नहीं कर सके वो फिर ऑर्बिटर मिशन से ही पॉसिबल है। पर ये मिशन बहुत कॉम्प्लेक्स और एक्सपेंसिव होते हैं। दूसरा, इन्हें लॉन्च करने के लिए एक खास टाइम विंडो होनी चाहिए और इनके स्पेसक्राफ्ट को किसी दूसरे ग्रह की ग्रेविटी असिस्ट के जरिए ही इतनी दूर यूरेनस और नेपच्यून तक पहुंचाया जा सकता है। कई खास तरह के इंस्ट्रूमेंट और कैमरे के कारण ही इन्हें बनाना और प्लेनेट की ऑर्बिट में इंसर्शन करना मुश्किल हो जाता है। पर यह तो बात थी जुपिटर और सैटर्न ग्रह की। पर क्या हम आगे के ग्रह यानी यूरेनस और नेपच्यून पर ऑर्बिटर मिशन भेज सकते हैं? आखिर इन्हें भेजने में हमें इतना टाइम क्यों लग रहा है? ऑर्बिटर को अगर छोड़ भी दिया जाए तो आखिर वॉयेजर 2 के बाद हमने कोई दूसरा फ्लाईबाय मिशन भी इन ग्रहों पर क्यों नहीं किया? आखिर ऐसा क्यों है? आइए जानते हैं। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है दूरी। यूरेनस सूर्य से कई अरबों किलोमीटर दूर है। इस पर यान भेजने में कई साल लगेंगे। इसके लिए हमें स्पेशल स्पेसक्राफ्ट चाहिए जो कि सोलर सेल्स की जगह किसी खास फ्यूल पर चले। फ्लाईबाय मिशन के लिए हमें बहुत कम ऊर्जा चाहिए, पर ऑर्बिटर मिशन के लिए हमें खास तरह के रेडियो आइसोटोप जनरेटर चाहिए ताकि वो प्रोब को लगातार एनर्जी देते रहें। सूर्य से अरबों किलोमीटर दूर होने के कारण इन भारी ग्रहों पर सोलर सेल्स का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए खास तरह के न्यूक्लियर फ्यूल के जरिए ही इन प्रोब्स को लगातार ऑर्बिट करवाया जा सकता है। और इतनी दूर तक इस तरह के ऑर्बिटर मिशन करने की कोई भी टेक्नोलॉजी हमारे पास अभी नहीं है। फिलहाल ऑर्बिटर मिशन हम केवल शनि ग्रह तक ही कर सके हैं। हालांकि फ्लाईबाय मिशन को यहाँ अंजाम दिया जा सकता है, पर वैज्ञानिकों का कोई भी इंटरेस्ट इस पर नहीं है। गैस के बने होने के कारण यह जीवन कभी नहीं पनप सकता है, इसलिए इन पर किसी भी खास तरह का कोई मिशन नहीं होता है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण बजट भी है। किसी भी स्पेस मिशन को पूरा करने के लिए बहुत पैसा लगता है। जब जूनो स्पेसक्राफ्ट को जुपिटर की ऑर्बिट में भेजा गया तो इस मिशन के लिए नासा को करीब 1.13 बिलियन डॉलर्स का खर्च आया, यानी भारतीय रुपयों में 9,000 करोड़ रुपए। वहीं शनि ग्रह पर गए कैसिनी हाइजन प्रोब मिशन में टोटल 3.26 बिलियन डॉलर यानी 26,000 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ। इसमें लॉन्च से लेकर के मिशन ऑपरेशन, ऑब्जर्वेशन और ट्रैकिंग सब कुछ शामिल है। पर यूरेनस शनि ग्रह की तुलना में सूर्य से 2 गुना दूर है और नेपच्यून की बात करें तो ये 3 गुना यानी सूर्य से 4 अरब 50 करोड़ किलोमीटर दूर है। ऐसे में अगर इन पर ऑर्बिटर मिशन भेजा जाता है तो उसका बजट खुद स्पेस एजेंसी के सालाना बजट से ज्यादा हो जाएगा। अगर इसरो की बात करें तो उसका एनुअल बजट ही 1.6 बिलियन डॉलर यानी 13,000 करोड़ रुपए है। तो यूरेनस और नेपच्यून पर ऑर्बिटर मिशन किसी भी तरह से 5 बिलियन डॉलर से कम नहीं पड़ेगा। तो ऐसे में इसरो शायद ये मिशन कभी करे। वहीं नासा की बात करें तो उसका एनुअल बजट 25 बिलियन यूएस डॉलर है। तो ऐसे में नासा भी केवल एक ही मिशन पर अपना 20% बजट नहीं लगा सकता है। इसलिए स्पेस एजेंसीज के लिए यूरेनस और नेपच्यून पर मिशन करना बहुत ही मुश्किल काम है। दूसरी बात है फोकस। इस समय सभी स्पेस एजेंसी मून और मार्स पर केंद्रित हैं। नासा जहां अपने आर्टेमिस मिशन की ओर जा रहा है तो इसरो मंगलयान 3 और चाइना मून की डार्क साइड एक्सप्लोर कर रहा है। वहीं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के 2022 में लॉन्च होने के बाद यूरेनस और नेपच्यून पर मिशन की कोई भी प्लानिंग बन नहीं पा रही है। वैज्ञानिकों के लिए मार्स और शनि का चंद्रमा टाइटन ये 2 ही सोलर सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट हैं। भविष्य में इंसानों के लिए नया घर हो सकते हैं, तो इन पर ही मिशन करने की लगातार प्लानिंग है। वहीं यूरेनस और नेपच्यून सूर्य से बहुत ज्यादा दूर होने के कारण सबसे ठंडे प्लेनेट माने जाते हैं। यहाँ सूर्य का प्रकाश भी बहुत कम पहुंचता है।
इसलिए इनके मून्स पर भी जीवन की कोई खास संभावना नहीं दिखती है। यूरेनस के सबसे बड़े मून आइस और रॉक से बने हैं। इनके बारे में फिलहाल हम ज्यादा नहीं जानते हैं। वहीं बात करें नेपच्यून के मून्स की, तो इसका सबसे बड़ा मून ट्राइटन है, जिसमें एक पतला एटमॉस्फेयर है, पर खतरनाक कंडीशन होने के कारण यहाँ जीवन की कोई उम्मीद नहीं है। नेपच्यून और यूरेनस दोनों के चंद्रमाओं पर किसी भी तरह जीवन के पनपने की संभावना नहीं है, इसलिए वैज्ञानिक यहाँ एक्सप्लोरेशन नहीं करते हैं। वाइजर 2 के बाद कोई भी फ्लाईबाय मिशन इन पर नहीं हुआ है। यहाँ तक कि प्लूटो पर न्यू होराइजन प्रोब्स का फ्लाईबाय मिशन किया जा चुका है, पर इन दोनों ग्रहों पर अभी भी किसी तरह का मिशन नहीं किया गया है। अगर इनके ऑर्बिटल पाथ को देखकर आगे बढ़ें, तो यूरेनस पर साल 2030 से 2034 तक मिशन किया जा सकता है। इस समय ये इस पोजीशन पर होगा कि हम जुपिटर की ग्रेविटी की मदद से अपनी स्पीड बढ़ाकर इसकी ओर सीधा जा सकते हैं। हालांकि अगर ये 2034 में लॉन्च होता है, तो ये साल 2045 में यूरेनस पर पहुंचेगा, तब जाकर के हम इसके बारे में जान सकेंगे। वहीं बात करें नेपच्यून की, तो नासा साल 2033 में यहाँ नेपच्यून ओडेसी नाम का मिशन सेंड करेगा, जो कि साल 2049 में यहाँ पहुंचेगा। ये ऑर्बिटर मिशन होगा जिसमें एक एटमॉस्फेरिक प्रोब भी लगा होगा, जो कि ट्राइटन के वातावरण की ऑब्जर्वेशन करेगा। हालांकि ये सब भविष्य के प्रपोज्ड मिशन हैं, इसलिए इन पर हम 100% श्योर नहीं हो सकते हैं। फिलहाल अभी कोई भी मिशन इन ग्रहों के लिए नहीं है। हम अगले 10 साल बाद ही इनके बारे में ऑर्बिटर की मदद से और ज्यादा जान पाएंगे। तब तक के लिए हमें फ्लाईबाय मिशन के डेटा और स्पेस टेलीस्कोप की मदद से ही अपने सोलर सिस्टम के इन ग्रहों की पड़ताल करनी पड़ेगी, जो कि खुद एक बेहद जटिल काम है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यहाँ मैंने यूरेनस और नेपच्यून ग्रह की बात की है और ये जाना है कि क्यों वाइजर 2 के बाद कोई भी फ्लाईबाय मिशन और ऑर्बिटर मिशन इन पर नहीं हुआ है। क्या कारण है कि हर स्पेस एजेंसी यहाँ आने से बचती है और डरती भी है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो जल्दी से जाइए और खुलकर कमेंट कीजिए। इसके साथ साथ साइंस की अधिक जानकारी के लिए और करीब से समझने के लिए हमारी वेबसाइट विज्ञानम.com पर भी जरूर जाइए और उसे बुकमार्क भी करिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। मैं मिलूंगा अगले हफ्ते एक और मजेदार साइंस वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, आपका दोस्त शिवम।